हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। ठीक है, सीजी एएसआई के मेंस का सिलेबस जैसा कि आपने देख लिया होगा, तो हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है भाई। ठीक, इसमें लगभग 125 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें में भी 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे और मान सकते हैं 25 नंबर के क्या रहेंगे, लिखित रूप में रहेंगे, जिसमें गद्यांश पद्यांश है। एक बार सिलेबस देखते हैं, फिर वर्णमाला को आज कंप्लीट करते हैं और बाकी जीएस का जो सेक्शन रहेगा ना, उसको एमसीक्यू के फॉर्मेट में लाएंगे। इंग्लिश का चल रहा है, गणित का भी चल रहा है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वो सिलेबस में जाते हैं, फिर हम लोग वर्णमाला में आएंगे। ठीक है, आपको सिलेबस को याद करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। चीज़ें लिख के ही नहीं, सबको लिख के याद नहीं करना है, कुछ चीज़ों को आपको आपके जहन में रखना है। जैसे इसमें लिखा है हिंदी और अन्य भाषाएं, अन्य भारतीय भाषाएं देखेंगे, लेकिन पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी वर्णमाला और व्याकरण। ठीक, फिर पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लोकोक्ति, त्रुटि संबंधित मुहावरे, कारक, लिंग, वाक्यांश, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। रस, छंद, अलंकार, प्रसिद्ध कवियों के परिचय को देखेंगे, संक्षिप्तीकरण देखेंगे, वाक्य भेद समझेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। फिर काव्य बोध में आपको खंड काव्य और प्रबंध काव्य, खंड काव्य और महाकाव्य को देखना है। देन गद्यांश और पद्यांश, तो ये में भी लिखित फॉर्मेट में हो सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके, जो चीज़ें यहाँ मेंशन नहीं होगा ना, उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, वर्णमाला वैसे सब जानते हैं, हिंदी में कुल 52 वर्णमालाएं होते हैं। ठीक है, जिसमें से 11 स्वर और 41 व्यंजन, लेकिन ये अलग अलग प्रकारों से भी वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर सामान्यतः मैं वर्ण के बारे में बात करूँ, वर्ण, इसके फंड के साइज को दूसरा कर देते हैं। वर्ण, तो वर्ण होता क्या है? वर्ण क्या होता है? व्यंजन एवं स्वर, व्यंजन और स्वर का संयुक्त रूप ही, ठीक, संयुक्त रूप ही क्या होता है? वर्ण कहलाता है। ये चीज़ समझे? जैसे, और अगर इसको थोड़ा और डिटेल में अगर मैं बात करूं, तो अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की, ये प्रश्न भी आता है ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये होती है ध्वनि। तो मेंस के बिहाफ में इसको याद कर सकते हैं सीजीपीएससी में, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। और ध्वनि के मूल वर्ण, मूल रूप को वर्ण कहते हैं। ठीक, जिसका ध्वनि के मूल रूप को क्या बोलते हैं? वर्ण। जिसको आप खंड नहीं कर सकते, मतलब इसको टुकड़ों में नहीं विभाजित कर सकते। उदाहरण के स्वरूप में लिखना अ, ई, देखो ये ई बड़ा नहीं ना, छोटा ई। और जैसे अध क, अध च, ठीक, ये क्या है? ये वर्ण है। लेकिन अगर च बोल दूं ना, तो इसको आप दो भाग में विभक्त कर सकते हैं, अध च प्लस अ। ठीक, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब वर्ण के बारे में बात करते हैं। देखो, कुल 52 है। तो वर्ण में एक चीज होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। तो स्वर क्या है? अब दो एक नंबर के प्रश्न में आते हैं सीजीपीएससी में, आपने देखा होगा मेंस का सिलेबस या क्वेश्चन पेपर, तो समझ आ जाएगा। देखो, स्वर, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना बाधित हुए या बिना रुकावट के निकलती है, वो क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। वैसे हिंदी में 11 है, लेकिन आप इसको अयोग वा के साथ जोड़ोगे तो 13 हो जाएगा। लेकिन 11 को पहले समझते हैं। अ आ, ई उ ऊ, ऋषि ए ओ औ, आह। देखो, अब यहाँ तक आप जोड़ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर यहाँ तक जोड़ेंगे तो स्वर कितने प्रकार के हैं? 11। लेकिन जब अयोग व और आहा को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 13 प्रकार के हो जाएंगे। ठीक, ऋषि को हटा देंगे तो 10 प्रकार के हो जाएंगे या 12 प्रकार के हो जाएंगे। तो आप क्वेश्चन के बिहाफ में इसको समझना पड़ेगा कि कैसे प्रश्न है, कैसे इसको बनाना है। ठीक, आगे बात करते हैं। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इसमें लिखाया हुआ है। देखो, स्वर, स्वर अब दो प्रकार के होते हैं। बेसिकली स्वर दो प्रकार के होते हैं, लेकिन स्वर की परिभाषा को भी बता दूं अगर आप समझना चाहें तो। स्वर स्वतंत्र है। ठीक है, मैं एक परिभाषा बता देता हूं, उसके बाद अलग अलग प्रकार से मात्राओं के आधार पर, जिह्वा के आधार पर इसको वर्गीकरण करने का प्रयास करते हैं। देखो, महर्षि पतंजलि के अनुसार स्वर राजन्ते, स्वर राजन्ते स्वरा, अन्वग भवति, अन्वग भवति, व्यंजनमति, व्यंजन मति, मिति, मिति या मति, ऐसे करके। मतलब अर्थात स्वर स्वतंत्र है और व्यंजन उन पर आधारित है। स्वर क्या है? स्वतंत्र है, जबकि व्यंजन स्वरों पर आधारित है। यही महर्षि पतंजलि का परिभाषा था। ठीक, ओके। अगर बात करें स्वरों को लेके, देखो, एक होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर क्या होता है? जैसे जो अ हो गया, ई हो गया,
उ हो गया, ऋषि हो गया, ये जितने भी आपको स्वर दिख रहे हैं ये है ह्रस्व स्वर। संयुक्त स्वर क्या होंगे? संयुक्त स्वर होते हैं ए, ओ, औ। मतलब जो दो स्वरों के मेल से बनता है ना वो संयुक्त स्वर होता है। जैसे ए का निर्माण कैसे होगा? अ और ई के संयोग से क्या बनेगा? ए बनेगा। और आ और ई के संयोग से ए बनेगा। उ और ठीक, अ और उ के संयोग से ओ बनेगा और आ और उ के संयोग से औ बनेगा। तो ये क्या होंगे? संयुक्त स्वर। अभी ऐसे ही देख रहे हैं। उसके बाद एक होता है दीर्घ स्वर। क्या होता है? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर होता क्या है? जैसे जो आ हो गया, ई हो गया, ठीक, और जो उ हो गया, ये होता है दीर्घ स्वर। मतलब आ कैसे बनेगा? अ प्लस अ, ये क्या हो जाएगा भैया? ये आ हो जाएगा। ये होता है दीर्घ स्वर। एक होता है मूल स्वर। वर्गीकरण में भी समझेंगे इसको, लेकिन इसको थोड़ा बेसिक पहले देख लेते हैं। अ हो गया, ई हो गया, अभी देखा हमने, उ हो गया, ऋषि हो गया, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है? ये हो गया मूल स्वर। और मौखिक स्वर क्या होते हैं? तो मौखिक स्वर तीन प्रकार के होते हैं। मौखिक ना, मौखिक स्वर तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अ, एक होता है आ, एक होता है ई। ये तीनों क्या है? मौखिक स्वर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मात्रा के आधार पर स्वरों को, मात्रा के आधार पर ना, मात्रा के आधार पर स्वरों को तीन भागों में विभक्त करते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में। एक होता है ह्रस्व स्वर, ठीक, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। प्लुत प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगे, जैसे अ, ई, उ, ऋषि, अभी देख लिए, याद हो जाएगा, बार बार बोलूंगा तो। दीर्घ स्वर क्या होंगे? जिसमें जो संयुक्त स्वर होते हैं, जैसे आ हो गया, उ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ये सारी क्या है? दीर्घ स्वर। जबकि प्लुत स्वर के बारे में बात करूं, जैसे ओम लिखते हैं ना, ओम, तो ये यहाँ पर जो लिखा है वही होता है प्लुत स्वर। ठीक, इसके देखो ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में अधिक समय लगता है, जबकि द्विगुना जब समय कोई लिए ना तो हो जाता है प्लुत स्वर। जैसे ओम, इस प्रकार से उच्चारण होता है। ओके, अब देखते हैं जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ये होता है अग्र, एक होता है मध्य, एक होता है पश्च। क्या होता है? पश्च। तो अग्र स्वर होता है ई, नोट करना, बड़ा ई, ए और बड़ा ए, ये होता है अग्र स्वर, जो आपके जिह्वा के आगे भाग से निकले, ठीक, जिनका उच्चारण जिह्व के अग्र भाग से हो, अग्र स्वर कहलाता है। मध्य भाग से हो, पश्च स्वर कहलाता है। मध्य स्वर कहलाता है। केंद्रीय स्वर कहलाता है। मतलब मध्य भाग से किसका होता है? अ का होता है। जबकि पश्च स्वर जिसमें स्वरों का उच्चारण जीभ के पिछले वाला भाग से हो, जैसे आ, ठीक, उ, ओके, बड़ा उ, ओ, ठीक, और औ, ये क्या है? ये है पश्च स्वर। इसको आपको नोट करके लिखना है और बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है, याद करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर, तो ये होते हैं चार प्रकार के। विवृत स्वर, ठीक, एक होता है अर्ध अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर हुआ। एक होता है अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, और एक होता है संवृत स्वर, संवृत स्वर। ठीक, बात करते हैं, छोटा छोटा कर लेते हैं। देखो विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुल जाए विवृत स्वर कहलाता है। मतलब मुख कैसा खुलेगा? पूरा खुलेगा, जिसमें अ आता है। उदाहरण में इसको लिख लेना। ठीक, अर्ध विवृत स्वर क्या होता है? हाफ ओपन जिसको बोलते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुले, जैसे अ, ए, औ, ये किसका उदाहरण है? अर्ध विवृत का। जबकि अर्ध संवृत का उदाहरण, जिसमें मुख द्वार उच्चारण, जब आप स्वरों को उच्चारण करते हैं ना और आपका मुख द्वार आधा बंद हो, अर्ध मतलब आधा बंद हो, तो ये क्या कहलाएगा? अर्ध संवृत स्वर, जिसमें ए और ओ आता है, ए और ओ आता है। जबकि संवृत स्वर जो चौथा प्रकार है, संवृत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद हो, लगभग क्या हो? बंद हो, ये होता है संवृत स्वर। जैसे ई, उ, उ, ये है संवृत स्वर का उदाहरण। तो विवृत में अ, अर्ध विवृत में अ, ए, ओ, अर्ध में, अर्ध संवृत में ए, ओ, और संवृत में ई, बड़ा ई, उ और ओ। ठीक, एक होता है
ओंठों के आधार पर, ओंठों के आधार पर, होंठों के आधार पर, ठीक। होंठों के आधार पर ये दो प्रकार होते हैं, एक लिख देना अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी एक, और एक होता है वृत्तमुखी, वृत्तमुखी, अर्ध विवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। अर्ध विवृत्तमुखी में आपका एग्जाम्पल आ जाएगा आ, ठीक, ई, ए, ये अर्ध विवृत्त का उदाहरण है। मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होता, ना, ये हो जाता है अवृत्तमुखी, ठीक। आ ई ओ। और वृत्तमुखी मतलब जिसमें जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्ताकार या गोलाकार हो जाए, जिसमें ऊ आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, ओ आ जाएगा और औ आ जाएगा। एक से दो बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक होता है कौवे के आधार पर, क्वेश्चन आया था कौवे के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करो। तो कौवे के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार का होता है, एक मौखिक स्वर होता है, एक तो मौखिक स्वर, और एक होता है अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर। और मौखिक स्वर को ही क्या बोला जाता है, मौखिक स्वर को ही बोला जाता है निर्नुनासिक स्वर। तो याद रखना, कौवे के आधार पर एक होता है निर्नुनासिक, एक होता है अनुनासिक। निर्नुनासिक या अनुनासिक या मौखिक स्वर के बारे में बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आ और ई, ठीक, छोटा ई ना। जबकि अनुनासिक जिसमें चंद्र बिंदु आपको देखने मिलेगा ना, चंद्र बिंदु, जिसमें जैसे चांद दिख गया, ठीक, और आंगन दिख गया, तो ये सब उदाहरण है किसके, ये सब उदाहरण अनुनासिक के, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, एक लिखा है पश्च स्वर, अग्र स्वर। पश्च स्वर को कैसे डिवाइड किए, एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ। तो जो अ है, ठीक, और अ है, री है, ये ह्रस्व स्वर के उदाहरण हो गए। जबकि अग्र स्वर के उदाहरण क्या हो जाएंगे, ई ए, ठीक। और संवृत्त स्वर क्या हो जाएंगे, उ ओ औ, जिसको मैंने लिखित में बताया, वहां पर ये फ्लो डायग्राम के माध्यम से दिखाया। एक अयोग हुआ आ, ठीक है। पश्च स्वर क्या होंगे, जिह्वा के पश्च भाग से जब उच्चारित हो स्वर त्यो हो जाते हैं पश्च स्वर। देख लिए आ उ ओ औ। एक से दो बार देखना, स्क्रीनशॉट लेना, याद हो जाएगा। अब अग्र स्वर क्या है, अग्र स्वर क्या है, जिह्वा के आगे भाग से उच्चारित हो, जैसे ई, बड़ा ई, ए, बड़ा ए, ये क्या हो जाएंगे, अग्र स्वर के उदाहरण हो जाएंगे। इसको बोलते हैं फ्रंट वॉवेल, ठीक। संवृत्त के बारे में देखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में, ठीक है, ओष्ठ गोलाकार हो जाता है, संवृत्त कहलाता है। जैसे ऊ आप उच्चारण कर लो, ओ औ। ये जितने भी सर्कल मुखी या सर्कल वॉवेल होते हैं ना, वही होते हैं संवृत्त स्वर। जबकि असंवृत्त स्वर क्या होंगे, नॉन सर्कल, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार ना हो, जैसे आ, सामान्य बोल दो आ ई ए। अगर सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन किया जाए, उच्चारण किया जाए, तो यहीं से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण से सब कम समय लगे, ह्रस्व स्वर कहलाता है। अ ई उ ऋषि कोई मात्रा ना हो, ठीक, शॉर्ट वॉवेल कहते हैं। और दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे स्वर के, ह्रस्व स्वर की तुलना में, जैसे आ ई उ ए ओ औ आ। मतलब अगर ह्रस्व स्वर के 4 प्रकार याद कर लें तो 11 में 4 माइनस कर दो तो 7, या 13 में 4 माइनस कर दो तो कितने, लगभग 9। तो ये हो जाएंगे दीर्घ स्वर के उदाहरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज याद रखना, जो री दिख रहा है, यह लेखन की दृष्टि से स्वर है, क्योंकि अन्य स्वरों की भांति इसमें भी मात्रा मतलब चिन्ह होते हैं। जैसे आप री लिखते हैं ना, तो ऐसे लिखते हैं री, जैसे कुछ भी तृष्णा लिख दिया, मान लो तृष्णा, तो यहाँ पर जो लगा ना नीचे में ऐसा वाला, यही तो है ना ऋषि। तो ये अगर बात करूं लेखन के आधार पर ये तो स्वर है, लेकिन जब उच्चारण करोगे ना तो ये व्यंजन के रूप में आएगा। री उच्चारण, ऋषि को कैसे बोलते हैं, री ऐसे बोल सकते हैं ना। तो कुल मिला के ये स्वर और व्यंजन दोनों की तरह कार्य करते हैं, ठीक। अनुस्वार क्या होते हैं, परिभाषा के रूप में याद रखना, अनुस्वार जिसमें आ जाए, मतलब अ के ऊपर में बिंदु आ जाए, अनुस्वार कहलाते हैं। यह अनुनासी व्यंजन के रूप में होता है, जिसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। मुख और नाक, जैसे ऐसे बोलेंगे तो मुख और नाक दोनों से हवा का संप्रेषण होता है। इसका प्रयोग वर्तनी में पंचाक्षर के स्थान पर होता है। मतलब जैसे मान लो मैं उदाहरण देता हूँ, क ख ग घ अंगा। तो जो अंगा मैं अगर बोल रहा हूँ तो ये पंचाक्षर 5वां नंबर का स्वर है, यही है अनुनासी या अनुस्वार, ठीक। यदि शब्द में उसी वर्ग का नासिक व्यंजन जैसे ड़, य, ड़, न, म है, तो देखो अगर आप कंचन बोलते हैं, टंकन बोलते हैं, दंत बोलते हैं, पंप बोलते हैं, भयंकर, लंब, संयम आदि, जैसे गंगा, कंठ, चावल,
पंच, ठीक, ननंद, संपादक आदि ऐसे शब्द हैं ना जो इसके उदाहरण हैं। यदि शब्द में भिन्न नासिक व्यंजन हो तो ये मूल पंचाक्षर ही लिखा जाएगा। जैसे इसको मतलब आधा रूप में, मतलब इसको जन्म, जैसे जन्म लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो जन्म कैसे लिखेंगे, जो बिंदु है, अनुस्वार है, उसको आधा न के फॉर्मेट में लिखेंगे। यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। वाज्यमय, निम्न, पुण्य, सम्मति, सन्नति, ये सारी चीज़ें, ठीक। अब देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब वो होता है अनुनासिक, चंद्र बिंदु। देखो जब किसी भी स्वर का उच्चारण मुख और नाक दोनों से हो, मुख और नाक दोनों से हो, तो ये क्या कहलाएगा, ये अनुनासिक कहलाएगा, ठीक। जैसे हंसना, अगर सही तात्पर्य से इसका अगर आप मीनिंग निकालें या फिर प्रोनाउंसिएशन करें तो हंसना होता है। हंसना, हंसना एक सामान्य शब्द हो जाएगा, लेकिन सही उच्चारण क्या है, हंसना, ठीक है। चांद, ठीक, ये सारी चीज़ें। जब स्वरों की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगी हो तो चंद्र बिंदु के स्थान पर हम लोग सिर्फ बिंदु का भी प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो जैसे चांद लिख रहे हैं तो चांद तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन मान लो चांद में अगर मात्रा होता, ठीक, चैत्र लिख दो या है, तो ये जो दो बिंदु दिख रहे हैं ना, है, तो ये चंद्र बिंदु है वास्तविक रूप से ना, लेकिन जब इस पे ऊपर में मात्रा लग जाता है तो ये सिंगल बिंदु में या अनुनासिक स्वर में निम्नुनासिक स्वर के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको आपको नोट करके रखना है। अब देखो विसर्ग, विसर्ग क्या होता है, जिसमें दो ठो मात्रा हो, दो ठो बिंदु हो, ऐसे करो ना, मतलब इसका उच्चारण ह के समान होता है। जैसे प्रातः, प्रातः, ह, जैसे आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, पढ़ रहे तो ह का उच्चारण हो रहा है, प्रातः, अतः, प्रायः, दुख, ये सारी चीज़ें क्या है, विसर्ग या अ का उदाहरण है। देखो इस पूरे टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं बात करूँ क्या है तो ये है। कैसे, देखिए अयोग वाह को परिभाषित कीजिए, अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है, या अयोग वाह का उच्चारण स्थान क्या है, तो मैं पहले बता दूं, स्वरों के बाद लेकिन व्यंजन से पहले जिन स्वरों का उपयोग होता है, जिन वर्णों का उपयोग होता है, वो अयोग वाह कहलाता है। लेकिन इसका वास्तविक डिफिनेशन के बारे में बात करूं तो इसको समझेंगे कैसे हम लोग, अनुस्वार मतलब जो बिंदु है, ठीक, और विसर्ग डबल बिंदु है, को क्रमशः अ और आहा के रूप में लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें, परंतु इनकी स्थिति स्वर और व्यंजन के बीच में होती है, मतलब स्वरों के बाद जबकि व्यंजन से पहले, अर्थात उच्चारण के शुरुआत स्वरों के साथ होता है और अंत व्यंजन के साथ होता है, तो इसी को बोलते हैं अयोग वाह। आसान शब्दों में कैसे समझेंगे, अयोग वाह मतलब अम और आहा है पहला चीज, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, अयोग वाह कहेंगे, ठीक। क्योंकि अयोग वाह ना तो पूर्णतः स्वर होता है, न पूर्णतः व्यंजन होता है, न पूर्णतः स्वर होता है, न पूर्णतः व्यंजन होता है। ये हमेशा स्वर के बाद और व्यंजन से पहले, ठीक, या व्यंजन से पहले प्रयुक्त होता है या प्रयोग होता है, इसी को बोलते हैं अयोग वाह। याद आया या समझ आया, ठीक है। तो अभी तक जितना देखे ना वो स्वर था, अब देखेंगे व्यंजन, ठीक। व्यंजन एक्चुअल में व्यंजन 41 है, लेकिन अगर थोड़ा कम कर दो तो 39 दिखेगा, अयोग वाह को जोड़ देंगे तो। अब इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ये जो ऊपर में दिखा है ना, उसको मैं और इजी कोशिश करूँगा समझाने का। एक परिभाषा समझते हैं, परिभाषा क्या है। व्यंजन परतंत्र वर्ण है, व्यंजन परतंत्र वर्ण है, ठीक, लेकिन ये स्वतंत्र वर्ण नहीं, स्वतंत्र वर्ण नहीं। क्यों, क्योंकि व्यंजन कहीं ना कहीं स्वरों से मिलकर बनता है। मान लो मैंने क को व्यंजन, एक व्यंजन माना या व्यंजन है, तो क आधा क और अ के संयोग से बना, और अ का है, अ है स्वर, तो ये परतंत्र है ना, दूसरे पर निर्भर है, मतलब स्वतंत्र नहीं है। यही क्या है, व्यंजन है। मतलब अगर इसको आप परिभाषा के रूप में लिखें, स्वरों की सहायता से बोलने वाले, स्वरों की सहायता से बोलने वाले वर्ण ही क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। एक नंबर के लिए सफिशिएंट है, इतना लिखोगे नंबर मिलेगा, ठीक। हर एक व्यंजन में अ छिपा रहता है, हर एक व्यंजन में क्या छिपा रहता है, अ, और बिना अ के व्यंजन का निर्माण करना असंभव है, ठीक। उदाहरण देखा, जैसे क देखा, ख देखा, कुछ भी देख ले तो आधा ख और अ बनेगा, ठीक, आधा क और अ बनेगा। तो हिंदी में अगर थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे हरदेव बहारी की पुस्तक में या वसुदेव नंदन प्रसाद की में या एच आर पब्लिकेशन में, जो भी ऑथेंटिक सोर्स है, तो उसमें व्यंजन को 33 भागों में व्यक्त किया गया है। 33 प्रकार है, 33 है, जिसको 3 भागों में आप कैटेगराइज कर सकते हो। एक होता है
स्पर्श व्यंजन, ठीक। एक होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और एक होता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। याद हुआ, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, ठीक। स्पर्श व्यंजन अगर घोष के आधार में देखो तो दो प्रकार के होते हैं, अघोष और घोष, सघोष बोल सकते हैं जिसको हम लोग। ये किसके आधार पर है? घोष के आधार पर है, ठीक। जबकि प्राणत्व के आधार में स्पर्श व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक। समझेंगे, वैसे तो यहाँ पर दिख रहा होगा लेकिन इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक। सबसे पहले हम लोग स्पर्श व्यंजन को देखते हैं। देखो, सब चीज़ इसमें लिखा नहीं हुआ है, कुछ चीज़ मैं बता रहा हूँ, उसको आप समझने का प्रयास करना। देखो, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है स्पर्श व्यंजन, कंठव्य क वर्ग, ठीक, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये जितने भी आपको वर्ग दिख रहे हैं, हर वर्ग में 5-5 मिलेंगे, हर वर्ग में 5-5 मिलेंगे, तो कुल मिला के स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। और यही क्या है? यही है स्पर्श व्यंजन, ठीक। तो स्पर्श व्यंजन का अगर कोई परिभाषा पूछे तो आप बताइएगा, इनका उच्चारण का कंठ से, कंठव्य से, तालु से, मूर्धा से, दंत से और ओष्ठ के स्थान पर स्पर्श करते हुए निकले तो ये कहलाएगा स्पर्श व्यंजन। ये परिभाषा है, ठीक। ठीक है, और उच्चारण के आधार पर हर को अलग अलग भाग में विभक्त किया गया है। तो कितने मेनली कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। कंठ के आधार में कंठव्य, तालुव्य के आधार में तालुव्य, मूर्धा के आधार पर मूर्धन्य, दंत के आधार पर दंतव्य और ओष्ठ के आधार पर ओष्ठव्य। तो हर एक व्यंजन अपने आप में कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। अब इसको आपको ध्यान में रखना है। कंठव्य, ये इसको बोलते हैं क वर्ग, कंठव्य, क ख ग घ अंगा, यही है पंचाक्षर जो लास्ट वाला दिख रहा है, क ख ग घ अंगा, ये कंठव्य। तालव्य क्या होगा? च छ ज झ ञ, ठीक, तालव्य मतलब च वर्ग, ठीक। मूर्धन्य क्या होगा? मूर्धा के आधार पर, जिसको ट वर्ग कहते हैं, राक्षस व्यंजन कहते हैं। मूर्धा का ट ठ ड ढ ड़, क्या बोला? ट ठ ड ढ ड़, याद रखना। और दंतव्य दांत के आधार पर, मतलब इसको बोलते हैं त वर्ग, ठीक। दंतव्य को त वर्ग बोलते हैं, त थ द ध न, ठीक। और ओष्ठव्य जिसको प वर्ग बोलते हैं, प फ ब भ म। अगर आप प वर्ग के बारे में बात करूं तो जैसे आपके दोनों ओंठ आपस में चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो हो गया ओष्ठव्य। जब दोनों दांत का संयोग होगा तो दंतव्य, जब सब एक साथ निकले तो ये हो जाएगा मूर्धन्य, जब तालु के आधार पर निकले तो तालव्य, और जब कंठ मतलब ये गला के नीचे जो लैरिक्स रहता है ना, फेरिंग्स, उसके आधार पर निकले तो ये कंठव्य है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर लिख के रख लेना आप, द्विगुण, क्या बोलते हैं इसको? द्विगुण है ना शायद, हाँ द्विगुण। अगर द्विगुण के बारे में बात करूं तो द्विगुण होते हैं तोड़ा में बिंदु और इया में बिंदु, ना सॉरी ये वाला में ड में बिंदु, तो ये हो जाएंगे द्विगुण, ठीक है। और हर एक वर्ण के, हर एक जो हम लोग स्पर्श के आधार पर विभक्त किए, तो हर एक वर्ण के 5वां जो अक्षर है, ड़ य ण न म, ये पंचाक्षर कहे जाते हैं, इसको नासिक के व्यंजन भी कहते हैं, ठीक। अब दूसरा टाइप मैंने बताया क्या? अंतस्थ व्यंजन में दूसरा टाइप बताया मैंने, अंतस्थ, अंतस्थ, ठीक। अंतस्थ ये होते हैं जब स्वर और व्यंजन के बीच, ये स्वर और व्यंजन के बीच स्थित होते हैं। पहला चीज़ तो जो जीभ, तालु, दांत और ओठ के परस्पर जब न जीभ, तालु, दांत, ओठ आपस में संयुक्त हो जाए, मिल जाए, तो ये कहलाते हैं अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, ठीक। मतलब ये पूर्ण रूप से स्पर्शी नहीं होते ना, इसी कारण अंतस्थ व्यंजन को बोलते हैं अर्धस्वर। क्या बोलते हैं? अर्धस्वर। नोट करके लिख लो भैया, अर्धस्वर किसको बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन को। उदाहरण य व र ल। अगर आपसे पूछें 4 ऑप्शन देके कि अंतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर क्या है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो उठा सकते हैं। एक ऑप्शन है, दोनों में, तीनों में अगर कुछ ऑप्शन रहे य और र रहे, तो पहले र को प्राथमिकता देना या य को प्राथमिकता देना, ये ऑप्शन के भी आप लोग बनते हैं, ठीक। एक होता है ऊष्म व्यंजन, जैसे मैंने तीसरा प्रकार बताया ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन क्या है? जैसे उदाहरण समझ लो, श शक्कर का सा, षटकोण का सा, मेरा नाम संदीप का सा और हा, ये क्या है? ये ऊष्म व्यंजन है, मतलब जिनका उच्चारण एक प्रकार की घर्षण या रगड़ से उत्पन्न है। जैसे जब आप कुछ भी चीज़ श ऐसे बोल रहे हैं तो वहाँ पर घर्षण भी हो रहा है, उस आपके वायु में, मतलब जो आप बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, उसमें गर्मी भी है, यही हो जाएगा क्या? ऊष्म व्यंजन। ध्यान रखना, इसको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं ना, संघर्षी व्यंजन। ओके। अब एक होता है उच्छिप्त, उच्छिप्त जिसको द्विगुण बोल सकते हैं। जिन उच्छिप्त कैसे लिखते हैं? ओ
अदत्तम छ पौरता। उच्छिप्त, तो उच्छिप्त क्या होता है, जिन व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे आ जाए। पहले ऊपर जाएगा फिर तुरंत नीचे आ जाएगा, तो ये कहा कहलाएगा उच्छिप्त व्यंजन, जो दो प्रकार के होते हैं, एक ड़ और एक ढक्कन का ढ। इसमें नीचे में बिंदु रहेगा ना, तो ये बेसिक अंतर है, इसको समझना। जब इतना देख रहे हैं तो संयुक्त स्वर को भी देख लेते हैं क्या। संयुक्त स्वर नहीं बोल रहा यार, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जब व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये कितने हैं, ये हैं लगभग 4, छत्रिक छ, ठीक, और एक है त्रिशूल कत्र, ठीक है, यानी कज्ञा, और ऋषि का श्रा, श्रमिक का श्रा, ठीक। तो ये संयुक्त कैसे होंगे, अधक्क और स के संयोग से बने तो बनेगा क्या, छत्री वाला छ। अधत्त और र के संयोग से बने तो त्र। अधज, अधज और य के संयोग से बने, य के संयोग से बने तो ज्ञा, और ये क्या श्रा ना, श्रमिक वाला श्रा, श्रमिक वाला श्रा। जब अधश और र के संयोग से बने तो ये क्या कहलाएगा, श्रा कहलाएगा। ये है संयुक्त व्यंजन। एक होता है संयोग द्वित्व। तो संयोग द्वित्व क्या होता है, जब किसी भी व्यंजन में अगर मान लो किसी भी व्यंजन उसी व्यंजन के साथ मिलकर, मतलब आधा मिलकर पूरा के साथ एक नए शब्द का निर्माण करे ना, तो ये हो जाएगा संयुक्त द्वित्व। जैसे आध न मिलना, आधा ट मिटा, ये संयुक्त द्वित्व है। एक उदाहरण समझना, जैसे मक्का अगर मैं लिख रहा हूँ मक्का, तो ये किसका उदाहरण पूछेगा ना, तो बताना आप संयोग द्वित्व का उदाहरण है, बस आधा काम का, ठीक। अब जितना भी मैंने बताया यहाँ पर सब लिखा हुआ है, देखो ये रहा क वर्ग पूरा दिख रहा होगा, ये होगा त वर्ग पूरा दिख रहा है, मूर्धन्य पूरा, दंत ये, उष्ठ ये, ठीक। अंतस्थ य र ल व अंतस्थ बताया, उष्म बताया श स स ह, ठीक। संयुक्त बताया छ त्र ज्ञ, ठीक, श्र, ये भी बताया। अर्धस्वर देखो बेसिकली य व र ल, ठीक, ये क्या संयुक्त स्वर है, अर्धस्वर है, ठीक। अगर ऑप्शन में दिया र को, मैंने बोला अगर ऑप्शन में य और र दिया और व दिया तो सबसे पहले य को प्राथमिकता दीजिएगा। अगर सिर्फ य और व दिया तो य को देना, और या दोनों में से कोई एक दिया तो व या य, व या य, ये क्या हो जाएंगे, अर्धस्वर हो जाएंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है ना अर्धस्वर कौन है, य और व, ठीक। उच्छिप्त में अभी बताया दो ठो ना, ड़ बिंदु ड में बिंदु। गृहीत स्वर इसको देख लेना, ज में बिंदु, फ फायान। अच्छा, जब फल एक सामान्य शब्द है, लेकिन जब ये गृहीत शब्द होते हैं ना, दूसरे भाषा के शब्द बोले तो फुल, तो थोड़ा इसका उच्चारण अलग हो जाता है, इसमें बिंदु जुड़ जाता है, तो इसे हो जाता है गृहीत। एक होता है लुंठित जो आर होता है, एक होता है पार्श्विक मतलब ला, तो इसको तो आपको ध्यान में रखना ही है, डायरेक्टली आता है। लुंठित मतलब आर उदाहरण है, पार्श्विक मतलब ला उदाहरण है, ठीक। अब देखो, अब देखेंगे जैसे प्रयत्नों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। देखो अब जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब उच्चारण करते हैं तो कंपन होता है। अगर कंपन हुआ या स्वर तंत्रिका या नाद के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण करते हैं तो ये दो प्रकार से कर सकते हैं नाद के आधार पर ना, एक घोष, ये सघोष, या इसको घोष भी बोलते हैं, अघोष और सघोष, या अघोष या घोष, एक दो कंपन के आधार पर। जिन स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता ये अघोष कहलाता है। क्या बोला, जिन तंत्रियों में कंपन नहीं होता अघोष कहलाता है, और जिनमें कंपन होता है वो सघोष कहलाता है। उदाहरण के रूप में अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा सघोष है, सॉरी अघोष है, पहला और दूसरा। देखो पहला और दूसरा नहीं यार, एक्चुअल में हाँ ठीक है, प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा सघोष है। देखो जैसे क ख आराम से बोल सकते हैं, कंपन हो रहा है, लेकिन घ ग घ अंगा जब ये बोलोगे ना तो आपके स्वर मतलब कंठ में क्या होगा, एक कंपन होगा, एक वाइब्रेशन होगा। तो याद रखना प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा अघोष है, देखो यहाँ पर लिखा है, ठीक। और घोष मतलब जिसमें कंपन हो तो तीसरा चौथा पांचवा, इसी को बोलते हैं 1 2 और 3 4 5। तो 1 2 का नियम क्या है, अघोष का है, और 3 4 5 क्या है, सघोष है। तो क्या होगा, अगर अघोष के बारे में बात करूँ तो क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये क्या है, अघोष। जबकि सघोष ग घ अंग च झ ञ ट ड़ न त द ध न ब भ म, ये क्या है, घोष, इसमें कंपन हो रहा है। इतना को समझना है आपको।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर बेसिकली इसका बात करूँ, अघोष की जो संख्या है वो हिंदी में 13 है, जबकि सघोष की जो संख्या हिंदी में 31 है। तो ये यहाँ पर देखो आपको कितना दिख रहा है, 3 और 5, मतलब 3 × 5 15 हुआ। ठीक, उसके अलावा अच्छा, इसमें मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे बता देता हूँ, इसको याद रख लो, कितना हुआ, 10 हुआ। क ख ग क ख छ छ ट ठ त थ प प, ये 10 हुआ, और 3 और जोड़ देता हूँ, श स और सा। ये तीनों आपको क्या दिखेंगे, अघोष दिखेंगे, और बाकी जितने भी बच गए व्यंजन में वो सब क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। तो ये कितने हैं, 13, और ये कितने हैं, 31। ठीक, और बाकी जितने रेस्ट आप सब क्या हो जाएंगे, घोष हो जाएंगे। तो इसको याद रखें तो वो याद हो जाएगा। अब बात करते हैं प्राण या श्वास के आधार पर जो व्यंजनों का अगर वर्गीकरण करूँ तो 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। क्या बोला, अल्प प्राण, महाप्राण। जब जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म हवा का संप्रेषण या प्रेक्षण, संप्रेषण, इसको प्रेक्षण बोलते हैं, प्रेक्षण कम हो या न के बराबर हो, वो कहलाता है अल्प प्राण। नाम से स्पष्ट है। और जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण ज्यादा हो, महाप्राण कहलाता है। इसको बोलते हैं एक 3 का नियम और 1 3 5 का नियम और 2 4 का नियम। अल्प प्राण और महाप्राण से कनेक्ट कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ण के पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण कहलाएंगे। जैसे देखो, क वर्ग में क, ग, अंगा, कम वायु को प्रक्षेपण है, लेकिन ख बोल रहे तो वायु का संप्रेषण थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ना, तो ख और घ ये महाप्राण है। याद हुआ, तालव्य। च, ज, य ये अल्प प्राण है, जबकि महाप्राणों के बारे में बात करूँ तो छ और झ महाप्राण है। ट, न, न, त, द, न, प, ब, म, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा, ये सब क्या है, अल्प प्राण है। ठीक, और दूसरा दिख रहा है, दूसरा ये वाला ना, ये वाला, ये क्या है, महाप्राण है। बस इतना ही आपको समझना है। अगर मैं 31 वर्ण लेके बात करूं तो अल्प प्राणों की संख्या 19 है, जबकि जो बचा हुआ 14 है। 14 क्या, हाँ 14, एक्चुअल में 33 लेके चलते हैं, 33 लेके चलते हैं। तो अल्प प्राणों की संख्या कितनी है, अल्प प्राणों की संख्या है 19 और महाप्राणों की संख्या कितनी है, 14। ठीक, देखो जो महाप्राण है ना, उसमें आप और कुछ अगर जोड़ना चाहोगे ना तो स को जोड़ लो, श को जोड़ लो, स को जोड़ लो और ह को, अंतस्थ को जोड़ लो, आ जाएगा। ठीक, ये सारी चीज़ें इसको आपको याद करना है। और जो रेस्ट है, जो बचा हुआ है, वो सब क्या है, महाप्राण है। ठीक, सॉरी अल्प प्राण है। एक चीज़ याद रखना, और थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा लेकिन समझने में आसान है। ठीक, तो अल्प प्राण में क्या होगा, पहला, तीसरा और पांचवा, जबकि महाप्राण में क्या होगा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। ठीक, ये हो गया अल्प प्राण, महाप्राण। और घोष में पहला, दूसरा अघोष और तीसरा, चौथा, पांचवा ये घोष। तो इसको भी समझ सकते हैं। तो देखो, एक व्यंजन ऐसा है, एक वर्ण ऐसा है, जैसे स क्या है पता है, अघोष भी है, ठीक, एक महाप्राण भी है और ऊष्म भी है, तीनों है। स क्या है, अघोष भी है, महाप्राण भी है और ऊष्म है। ऊष्म का एक एग्जाम्पल है ये। महाप्राण क्यों है, क्योंकि ये चौथा नंबर में आता है। अघोष भी है क्योंकि इसमें घोषत्व का या कंपन नहीं होता है श का। तो ये तीनों है। ठीक, जबकि क जो है, क क्या है, अघोष भी है, अघोष और क्या है, एक अल्प प्राण। एक बार देख ले, क्या इसको देख लेते हैं। देखो, क में जाओ, ये रहा क हुआ, ये अल्प प्राण भी है और क्या है, अघोष भी है। इसी कारण इसको आपको ध्यान में रखना है, बाकी चीज़ों को देखेंगे। अब एक लास्ट रिवीजन के रूप में मैं कुछ चीज़ों को बता देता हूँ। जैसे कंठ, कंठ में सिर्फ क वर्ग नहीं आता, उसके अलावा भी कुछ आते हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे कंठ, कंठ में आ जाएगा, एक तो क वर्ग पूरा आएगा, क वर्ग पूरा आएगा। ठीक, उसके अलावा जितने भी विसर्ग हैं वो भी आएगा, किसमें, कंठव्य में। उसके अलावा ह भी आएगा, क्या आएगा, ह भी आएगा। और साथ ही क्या आएगा पता है, अ आएगा, आ आएगा और आ।
ये जितने भी आपको मैं लिख के दिया हूँ ये कंठव्य के उदाहरण है। क वर्ग में क ख ग घ ङ, विसर्ग भी आएगा, ह भी आएगा, अ भी आएगा, आ भी आएगा और आम भी आएगा। ये कंठ के उदाहरण है। इसको तो याद है क वर्ग, ह को याद कर लो, विसर्ग को याद कर लो, अ को याद कर लो, आ को याद कर लो और आ को याद कर लो, आम। ठीक, ये हो गया कंठ। एक हो गया तालव्य। तालव्य में क्या क्या याद करना है, देखो देखो च वर्ग तो आएगा, च वर्ग में जो 5 है ना वो सब आएंगे, च छ ज झ ङ। ठीक, उसके अलावा य आएगा और स आएगा। ठीक, उसके अलावा छोटा ई और बड़ा ई, ये सब किसके उदाहरण है, तालव्य के। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ण वर्ण का उदाहरण ट वर्ग तो है। ट वर्ग में जो 5 प्रकार है, ट ठ ड ढ ड़, उसके अलावा र भी है और स भी है। ठीक, और उसके अलावा ऋषि भी मूर्धन्य में आएगा, उसको भी ध्यान रखना। ट वर्ग पूरा, र श और ऋषि। ठीक, उसके बाद बात करते हैं दंत में। दंत में, दंत वर्ण में क्या क्या मिलेगा, एक तो त वर्ग मिलेगा, त थ द ध न, उसके अलावा श मिलेगा, उसके अलावा ल मिलेगा। ठीक, दंत में त वर्ग पूरा मिलेगा 5, स मिलेगा और ल मिलेगा। ठीक, देन अगर ओष्ठ के बारे में बात करूँ, ओष्ठव्य में तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा प वर्ग पूरा, प फ ब भ म, साथ ही ऊ और ऊ। देखो जब ओठ को आप मिलाएंगे तो ऊ बोलेंगे और ऊ बोलेंगे तो दोनों में ओठ मिल रहा है, जबकि प में भी प फ ब भ म उच्चारण में आपको समझ आ जाएगा कि ये ओष्ठव्य का उदाहरण है। कुछ और है, जैसे कंठ तालव्य मिश्रित है ना, तालव्य। तो कंठ तालव्य का अगर कोई एग्जाम्पल पूछे तो आप बताइएगा ए और ए। क्यों, देखो अ और ई के संयोग से बना ए। ठीक, जबकि बड़ा आ और ई के संयोग से बना ए। तो ये जो है अ तो है कंठ का, ई जो है तालव्य का। ठीक, अ जो है कंठ का और ई जो है तालव्य का, इसी कारण ना ए जो है दोनों के संयोग से बना है। तो ए और ए किसका उदाहरण है, कंठ और तालव्य का। ठीक, जबकि कंठोष्ठव्य, इसको बोलते हैं कंठोष्ठव्य, ठोष्ठव्य। ठीक, तो ये कंठ धन कंठ और ओष्ठ ना, तो कंठ का उदाहरण होता है क्या, आ, और ओष्ठ का उदाहरण होता है उ। तो जब इसको आपस में जोड़ोगे तो क्या कहलाएगा, ओ कहलाएगा। तो ओ कंठोष्ठव्य का उदाहरण है, जबकि अ भी कंठोष्ठव्य का उदाहरण है। तो ये दोनों को याद रखना इसमें। और नासिक के मतलब जो पांचवा रहता है ना, क ख ग घ ङ, जो जितने भी पांचों वर्ण आएंगे ना, जिसमें वो दिखा देता हूँ मैं, ये वाला ये अनुनासिक तो है, साथ ही ये क्या है, नासिक के व्यंजन है, नासिक के वर्ण है। ठीक, और ये सारी चीज़ें इसको तो याद कर लें। पार्श्विक में देख लें ला, और लुंठित में देख लिए र, और अर्धस्वर में य र ल व ह। ये सारी चीज़ें तो आपको इतना कम से कम याद रखना है। ठीक, फाइनली इसको समराइज करते हैं, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको देखते हैं, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। देखो एक होता है, देखो 12 खड़ी तो जानते हैं ना, क ख क क की कु कु के कै को कम कहा, ये होता है 12 खड़ी। ठीक, तो हिंदी में जो व्यंजनों और स्वरों के संयोग से बनने वाले जो अक्षर का क्रम है ना, उसी को क्रम कहते हैं 12 खड़ी में, ये सारी चीज़ें। अब देखो मैं बता रहा हूँ, अ जो है इसको नोट करना, एक ऐसा स्वर है जिसमें कोई मात्रा नहीं होता। पहला चीज, कोई मात्रा नहीं होता। ठीक, कंठ तालव्य स्वर का है, कंठ और तालव्य स्वर क्या है, तालव्य स्वर क्या है, ए। ठीक, और ए भी ना, दोनों को याद रखना। जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ हो, जब दो व्यंजन का आपस में संयोग हो, जैसे मक्का, दो व्यंजन का आपस में संयोग हो, तब ये क्या कहलाता है, संयोग द्वित्व। संयोग द्वित्व, याद समझे, इसको याद रखना है। ऋषि जो है, मैं आपको रिवीजन करूँ, लघु स्वर है। लघु देख के ऋषि बड़ा मत दिखना, ये लघु स्वर का उदाहरण है। ठीक है, जितने भी विसर्ग होते हैं, अभी मैंने बताया कंठव्य। ठीक, जितने भी विसर्ग होते हैं, विसर्ग वो किस में आते हैं, वो सब आते हैं कंठव्य में। जैसे तो अतः ऐसे बोल दूंगा ना, तो किसका उदाहरण है, कंठव्य। ठीक, हिंदी में जो मूल स्वर होते हैं, इसको भी लिख लेना, हिंदी में जो मूल स्वर हैं कितने प्रकार के होते हैं, 4। नोट कर लो, अ ई उ ऋषि, 4 होते हैं ना। ठीक है, और ओ ओ औ, ये क्या है, ये पश्च स्वर है, नोट कर लेना। कौवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है ना,
और अवरोधी व्यंजन में हवा रुक जाता है। तो इसको बस आपको ध्यान में रखना है, इतना ही आपको वर्णमाला समझना था। अच्छा लगे तो कृपया करके ना उसको सब्सक्राइब कर लेना, इसका मैं PDF डाल दूंगा, एक बार अच्छे से पढ़ लेना, समझ आएगा। आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा लगे सब्सक्राइब करो, मिलता है अगले वीडियो में, जय हिंद।